given area perpendicularly. What is electric flux? Amount of electric lines of force passing through a given area perpendicularly. Phi E equals to vector E dot vector E. This formula is used in uniform electric field if there is the planar area, plane surface. अगर एक प्लेन सरफेस है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी यूज दिस. बट इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जहां ई का मैग्नीट्यूड वेरी करे and area is also not planar, how will you write it? We will write it integral E dot dA over that surface. Integral E dot dA over that surface means, suppose this is some non-uniform electric field and here this is a surface. This is a surface which is held in this non-uniform electric. So how much electric flux is associated? That can be obtained by using this formula. इस फार्मूला को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं. अब देख लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी. व्हाट इज इट्स यूनिट? तो E और A की यूनिट का प्रोडक्ट दैट इज न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. यहां से E को एक और नाम दिया गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी. इलेक्ट्रिक flux density. It's clear. This one name has been given to this. So it is this. Now after this there is a Gauss theorem. Gauss theorem क्या है? It is also one way of determining the electric flux enclosed by a closed surface. This formula can be used in a open surface as well as closed surface. चाहे surface open हो या closed हो, इस formula को use कर सकते हैं. But if there is only the closed surface, अगर surface केवल closed, then how will you determine? So इसको use करके हम find out. इससे तो कर ही सकते हैं. Closed surface में ये formula क्या हो जाएगा? Phi E equals to this is integration का साइन ये बन जाएगा. It is the integration over the closed surface. Integral vector E dot vector dA. It's clear. Now Gauss theorem. According to the Gauss theorem, electric flux enclosed by a closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by that closed surface. 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by that closed surface, that is Q in upon epsilon naught. Phi E equals to this. ऐसे ये भी एक फार्मूला है गॉस थ्योरम में ना. जैसे ये क्या है, ये कोई क्लोज्ड सरफेस है ऐसे, और यहाँ पर रखा है +5 कूलम का चार्ज, यहाँ पर रखा -2 कूलम का चार्ज, यहाँ पर -3 कूलम का चार्ज. तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज्ड सरफेस होगा? तो वो 0 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये जो टोटल चार्ज इनक्लोज कर रहा है वो क्या है तुम्हारा? 0. Algebraic sum of the charge is 0. It's clear. That's why no electric flux will be enclosed. And this we can understand from the other way also. Since this charge is positive, therefore its flux will flow in the outward direction. इसका फ्लक्स तो जाएगा बाहर की ओर, क्योंकि ये चार्ज क्या है? पॉजिटिव. पर ये वाले दोनों क्या है? निगेटिव है. तो इनका फ्लक्स क्या आएगा? अंदर की ओर. तो इस सरफेस को, ये तो हमने एक लाइन शो की है, बहुत सारी लाइन होंगी. देयरफॉर इस सरफेस से टोटल कितना चार्ज पास आउट हो रहा है, कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है, दैट विल बी 0. क्योंकि जितनी लाइंस बाहर जाएगी उतनी ही अंदर आ रही.
therefore net electric flux enclosed by the closed surface will be 0. अब देख लो, इसका यूज करके, इन दोनों का यूज करके अभी तक तो हमने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब या तो एक पॉइंट चार्ज होगा या क्या है, डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेज, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेज है। मतलब क्या है, ये एक तुम्हारा ट्रायंगल है, इसके इस पॉइंट पर एक चार्ज Q1 रखा है, यहाँ पर Q2 रखा है, यहाँ पर Q3 रखा है, और हमको ये सेंट्रॉइड है, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो तीनों जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी उसका क्या हो जाएगा, वेक्टर सम। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। पर अगर क्या है, देयर इज ए कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जैसे ये एक है, ये तुम्हारी क्या है, सपोज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी है। when it is uniformly charged body, therefore we can imagine there are innumerable number of discrete point charges. क्यों? क्योंकि चार्ज तो क्या होगा, एटम पर ही होगा, और एटम्स एक दूसरे से कुछ स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, दो दैट इज डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, पर सेपरेटेड तो है ही, जिसको हम कहते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो चार्जेज कहाँ हैं, इन्हीं पर है, आए समझे। चार्जेज एयर में तो वो है नहीं, तो ये क्या है, किसी पार्टिकल पर ही होंगे। सो हियर वी कैन assume this continuous distribution of charge as innumerable number of discrete point charges। और चूंकि नंबर इन्यूमरेबल है तो हम क्या है, वेक्टर सम निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं और वो डिफरेंट डायरेक्शन से सेटअप करेंगे, तो कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उस केस में, जब क्या है कोई यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी हो। तो एक हम तुमको बताने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। Electric field intensity due to infinite line charge. Infinite line charge means there is a thin wire. Here this is a thin wire which is uniformly charged and whose length is infinite. It is lying on the plane of paper. Here I assume that it is lying on the plane of paper and let it is positively charged. ये हमने मान लिया है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। एक टर्म है लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पर चार्ज एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज द सिंबल ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी? इट इज, सब लोग बोले लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, कूलम पर मीटर यूनिट होगी, आए समझे। तो ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज uniformly thin line charge है of infinite length, and we have to determine the electric field at a point R from it। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो पहले तो हम ये एज्यूम कर लें कि हर एक पॉइंट चार्ज जो इस पर सिचुएटेड होगा वो किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा। तो जो पॉइंट चार्ज यहाँ होगा वो किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, डायरेक्शन में, आए समझे। एक जितनी डिस्टेंस पर ये यहां से नीचे है, ये पॉइंट जितनी डिस्टेंस पर यहां से नीचे है उतनी ही डिस्टेंस पर एक ऊपर हमने पॉइंट ले लिया, वो कितना प्रोड्यूस करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा। क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है तो जो इस पॉइंट पर चार्ज होगा वही इस पॉइंट पर, ये डिस्टेंसेज हमने यहाँ इक्वल ली है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा उतनी ही क्या है ये भी प्रोड्यूस करेगा। अगर हम इनको रिजॉल्व कर दें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर और वर्टिकल कंपोनेंट ये तुम्हारा, तो तुम देखोगे कि वर्टिकल कंपोनेंट इनके
कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर वाला कंपोनेंट इधर वाले कंपोनेंट से कैंसिल आउट, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। The same thing will be true for all other points situated over it. Same thing will be true for all other points situated over it. And why? Because for every point lying below to the A, for every point lying below to the A, there is a diametrically opposite point in the upper side. आए समझे? मतलब क्या है, अगर ए से नीचे 10 सेंटीमीटर पर कोई पॉइंट है तो ए से ऊपर भी एक 10 सेंटीमीटर ऊपर वैसा ही पॉइंट है। They will produce the electric field at the point P, their vertical component will cancel out. Only horizontal will add up. Means what will be the electric field direction due to infinite line charge? It will be normal to the line charge and away from it if it is positively charged. Normal to the line charge and away from it if it is positively charged. और अगर यही निगेटिवली चार्ज होता, यही निगेटिवली चार्ज होता, तब क्या हो जाता, इन दैट केस it will be normal to the line charge and towards it, मतलब इसकी ओर हो जाएगा। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। आए समझे? तो देख लो, अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हम एक सरफेस अज्यूम करते हैं, गॉसियन सरफेस। दिस इज ए hypothetical surface. It is a hypothetical surface which is assumed in such a way that it passes through that point at which field is required. Number 2, it is normal to the direction of electric field. ये होना चाहिए, it should be normal to the direction of electric field. And number 3, it should include a part of the source charge body. Source charge body means which is creating the electric field or whole of it. या तो एक उसके पार्ट को इंक्लोज करे या पूरे को इंक्लोज करे। And number 4, it should be symmetrically situated. It should be symmetrically situated. ये चीजें हैं उसमें, देख लो, हम फिर से अभी रिपीट कर रहे हैं। जैसे इसी केस में ये एक क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन लाइन चार्ज, and we have to determine the electric field at some distance from it. इससे कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड P पर पॉइंट फाइंड करनी। So we will assume a hypothetical surface which should pass through P, and the surface should be normal to the direction of electric field at P. ये क्या होना चाहिए, जो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, हमको मालूम नहीं हो गया, वो हम पहले से ही बता देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ऐसा then it should be symmetrically situated with respect to this and should enclose a part of it or whole. तो यहाँ पर हमने ये एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया, ऐसे में जिसका कर्व्ड सरफेस कहाँ से पास हो रहा है, P से पास हो रहा है, जिसकी एक्सिस किसके अलोंग है, लाइन चार्ज के अलोंग है। ऐसे समझे, जिसकी एक्सिस कितनी है, इसके अलोंग है, लाइन चार्ज के अलोंग है, जो क्या है, लाइन चार्ज की कितनी लेंथ को इंक्लोज कर रहा है, जो इसकी खुद की लेंथ है, जो इसकी खुद की लेंथ है, सिलेंडर की जो लेंथ है, सिलेंडर की लेंथ हमने ले लिया L and here we have taken this and its surface area I have taken A, radius is R,
here its radius will be r because it is symmetrically situated with respect to line charge. Therefore the axis of the Gaussian cylinder will be along the line charge. Axis of the Gaussian cylinder will be along the line charge. ये line charge के along होगी. I said so that every point on its curved surface, हर एक पॉइंट जो इसके कर्व्ड सरफेस पर है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, किसी भी साइड में हो, सभी की डिस्टेंस क्या होगी, r होगी. Now here there are two type of surfaces, one in the curved surface and other in the plane surface. ये देख लो, ये तो सरफेस कर्व है और ये वाली सरफेस क्या है, प्लेन है. ये वाला सरफेस क्या है, प्लेन है. So here what will be the direction of electric field? It will be this. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही होगी ना. वेक्टर एरिया यहां पर क्या होगा, ये होगा नॉर्मल. यहां पर वेक्टर एरिया क्या होगा, इट विल बी along the normal, means here vector area. I have taken a very small surface. So first you find out the electric flux enclosed by the Gaussian cylinder. ये कैसा सिलेंडर है, गॉसियन सरफेस कहें या क्या कहें, गॉसियन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पहले फार्मूला है उससे फाइंड आउट करेंगे. फाई ई इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए ओवर द क्लोज्ड सरफेस, ओवर द क्लोज्ड सरफेस. पर यहाँ पर सरफेस क्या है, दो टाइप के, ये तो कर्व है और ये वाला क्या है, प्लेन है. ये सरफेस कैसा, कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, एंड दिस सरफेस इज द प्लेन सरफेस. सो वी कैन स्प्लिट इट. सो इट इज वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए ओवर द कर्व्ड सरफेस प्लस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए ओवर द प्लेन. क्योंकि दोनों जगह पर कर्व्ड सरफेस पर और प्लेन सरफेस पर, कर्व्ड सरफेस पर और प्लेन सरफेस पर जो ई और डी ए का ओरिएंटेशन है वो अलग अलग है. यहाँ ई और डी ए सेम डायरेक्शन में, यहाँ एक दूसरे के परपेंडिकुलर. आए समझे. यहाँ पर हमने सर्किल नहीं लगाया, नहीं लगाया. क्यों नहीं लगाया, क्यों, बिकॉज neither curved surface nor plane surface alone encloses to the line charge, alone encloses to the line charge. दोनों मिल के इंक्लोज कर रहे हैं, अकेले नहीं कर पा रहे हैं. तो देख लो क्या हो जाएगा, when you will simplify this over the curved surface, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0. तो it will be EDA cos 0 degree. It's clear. It will be EDA cos 0 degree, and here it will be what? What is the angle? 90. ये स्केलर प्रोडक्ट है, तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, EDA cos 90 degree. This is plane surface. Now as you know that cos 90 is 0, therefore what will happen? Cos 90 is 0, it will be cancelled out. What will happen to this? Phi E equals to integral E into dA cos 0 degree is 1. It is over the curved surface. It is over the curved surface. Now all of you see here. Since every point of the curved surface is at same distance from the line charge. ये क्या है, कर्व्ड सरफेस का हर एक पॉइंट लाइन चार्ज से सेम डिस्टेंस पर है. ये लाइन चार्ज है, इससे सेम डिस्टेंस पर है, तो E की वैल्यू सभी जगह बराबर होगी. बराबर होगी तो E को हम बाहर निकाल लेंगे. इंटीग्रल DA ओवर द कर्व्ड सरफेस. एंड व्हाट इज इंटीग्रल DA ओवर द कर्व्ड सरफेस, हु कैन टेल, बोले. इंटीग्रल DA ओवर द कर्व्ड सर 2 pi RL. 2 pi RL. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 pi RL. सो इट विल बी इक्वल टू E into
2 पाई आर एल। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पहले समझ ले, देख ले, हम 2 मिनट रुके। अब सब लोग देखें, हमने यहां पर फाई ई को डिटरमाइन किया सरफेस इंटीग्रल मेथड से। अब इसी चीज को गॉस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे। We will determine this by using Gauss theorem. It's clear. So you can see here phi E equals to Q in upon epsilon naught. Now what is Q in? Q in is charge enclosed by Gaussian surface. गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इंक्लोज करेगा? चार्ज कहां पर है? चार्ज इज ओवर द दिस। इज क्लियर? जितना पार्ट वायर का सिलेंडर के अंदर है, वायर की कितनी लेंथ सिलेंडर के अंदर है? एल लेंथ है, और 1 सेंटीमीटर लेंथ पर कितना चार्ज है? लैम्डा। सो एल लेंथ पर कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल। इज क्लियर? सो क्यू इन विल बी इक्वल टू lambda into L. It will be lambda into L. So see here, phi E equals to lambda L upon epsilon naught. This is the equation 2. Now you simplify. So E into 2 pi RL equals to lambda L upon epsilon naught. L and L cancel. So E equals to lambda upon 2 pi R epsilon naught. Now if you rearrange the term, so it will be lambda, no, 1 upon 2 pi epsilon naught into lambda upon R. इसको और हमने वो कर लिया, 1 upon 4 pi epsilon naught 2 लैम्डा अपान आर, ये आ गया। आए समझे? अगर हम देखें ई और आर में कैसी रिलेशनशिप है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मींस इफ यू ड्रा द ग्राफ ऑफ ई वर्सेस आर, अगर ई वर्सेस आर का ग्राफ ड्रा करें, ई इधर ले और आर इधर ले, देन द ग्राफ विल कम आउट दिस वे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सबको समझ में आ गया? This is clear. Now see the second application of this. So what is the procedure of determining the electric field in case of a continuous distribution of charge? We will determine phi E by two ways, by using surface integral method, by using Gauss theorem, और फिर दोनों रिजल्ट्स को इक्वेट कर देंगे, दोनों रिजल्ट्स को इक्वेट करेंगे। इट्स क्लियर? नाउ आफ्टर दिस द सेकंड एप्लीकेशन, समथिंग हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम दिस चैप्टर। उत्कर्ष त्रिपाठी, मालूम है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinite plane sheet of charge, sheet of charge. Now see here there is a infinitely large thin plane sheet of charge, which is uniformly charged. It is uniformly charged. So there is a term surface charge density. Surface charge density. Surface charge density sigma equals to Q upon A. What will be unit? Coulomb per meter square.
coulomb per meter square. It's clear. So there is a electric field intensity due to infinite plane sheet of charge. Here it is positively charged. It's clear. Then we have to determine it is here like this. ये क्या है, इस तरीके से है ऐसे. इसको बनाया ऐसे गया है, but it is like this. This point is clear. Now see here, there is a point at a distance x from it, at which electric field is required. यहाँ पर x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. What will be the direction of electric field? So like in case of the line charge, here also it will be normal to the plane sheet of charge and away from it. Why it is away from it? Because it is positively charged. Okay? But here there is one thing. Electric field E, due to, suppose this is the infinite plane sheet of charge. If you determine the electric field from due to this at this point or at this point, magnitude of electric field at both the points will be same. It do not depend upon x. जबकि लाइन चार्ज में क्या होता था, in case of line charge, electric field E depends upon the R. But here it will not depend. And why it will not depend? Because on the nearer points, only a smaller portion of it will set up the electric field. I समझे? जो और रेस्ट ऑफ द पोर्शन है, जैसे कोई एक पॉइंट यहां ले ले इसका और देखें वो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस, ये पॉइंट ले लिया इस डायरेक्शन में, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां प्रोड्यूस कर रहा है. यू कैन सी हियर this point of the plane sheet of charge, because it is uniformly charged and infinitely large. So I have taken one point each here. And what will be the direction of electric field due to this at this point? So you will find that it will be almost vertical. It will be almost vertical. It's clear? Almost vertical, therefore this angle will be nearly 90. So what will be this component? It will become negligible. It will become almost zero. ये component लगभग क्या हो जाएगा? Zero. This thing is clear. Therefore, over at the nearer point, only a smaller portion produces electric field, while at the farther points, a bigger portion of plane sheet of charge produces electric field. Therefore, electric field due to infinitely large thin plane sheet of charge at any point do not depend on the distance of point from plane sheet of charge. Electric field due to the plane sheet of charge at any point do not depend the distance of point from the plane sheet of charge. उस पर depend नहीं करता है. Now, how will you determine the electric field here? So you will take a Gaussian surface. So here we assume a Gaussian cylinder. Gaussian cylinder, which is normal to the plane sheet of charge. जो क्या है? Normal to the plane sheet of charge. It's clear? And it is equally projected in either side of it. Equally projected मतलब जितना इस तरफ है उतना ही क्या है दूसरी साइड में. You can see. You can see. जितना वो इस साइड में है सिलेंडर, उतना ही क्या है दूसरी साइड में. It's clear? It is equally projected in the either side. You can see here.
दोनों साइड में बराबर है, आए समझ? तभी क्या, अगर केवल हम एक ही साइड में ज्यूम करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, इट इज नॉट इंक्लूजिंग एनी पार्ट ऑफ द प्लेन शीट ऑफ चार्ज। प्लेन शीट ऑफ चार्ज का कोई पार्ट तभी इंक्लूज होगा जब सिलेंडर क्या है, इट इज इन ईदर साइड। नाउ हाउ मच पार्ट इज इंक्लूज्ड? We have assumed its cross section area as A. Its area of cross section is A. So you can see here, what is the direction of E here? This. What is direction of vector area? It is this. Similarly here, E is in this direction, and vector area is also in the same direction. But if you see on the curved surface, what is the direction of E? Direction of E is this. And direction of vector area is clear? So, because the electric field will be normal to the plane sheet of charge, whatever be the position of point, whether it is this point or it is this point or it is this point, everywhere it is normal to the plane sheet of charge and away from it. It's clear? So now we will determine the value of phi E. Phi E की value क्या होगी, that we will determine. So here also, here right from beginning I am writing separately. It is vector E dot vector dA over the plane surface plus vector E dot vector dA over the curved surface. कर्व्ड सरफेस क्या है, ये वाला सरफेस क्या है, कर्व है, देख रहे हो सिलेंडर ये ऐसे, कर्व सरफेस क्या है, ये है ऐसे। इस पर ई और डीए का ओरिएंटेशन क्या है, नॉर्मल है। सो व्हाट विल बी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, ई डीए cos 90, therefore it will become 0, while over the plane surface it is e dA cos 0 degree, it will be e dA cos 0 degree. What is cos 0? It is 1. So integral, it is E into dA over the plane surface. Now जितने भी पॉइंट यहाँ है या यहाँ है, सबकी डिस्टेंस कितनी है, x है। All the points situated over this surface or over this surface is at what distance? It is at a distance x. So what will you write this? You can take out E common. When you will take out E common, it will be integral dA over the plane surface. And what will be integral dA over the plane surface? It is the total plane surface area. टोटल प्लेन सरफेस एरिया, तो एक साइड का एरिया कितना है, ए, दूसरी साइड का एरिया क्या है, ए, कितना हो जाएगा 2 into a, E equals to 2 into a, मतलब phi E की वैल्यू ये आ गई। Now we will determine from the Gauss theorem. So what will you get from the Gauss theorem? Phi E equals to Q in upon epsilon naught. What is QE? ये गॉसियन सिलेंडर जितना चार्ज इंक्लोज करे, कितना चार्ज इंक्लोज करेगा, जितना इस पोर्शन पर होगा। इस पोर्शन का एरिया कितना है, ए है, ए है तो कितना चार्ज होगा, हमने माना है सरफेस चार्ज डेंसिटी एज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी एज सिग्मा, सो इट विल बी सिग्मा इनटू, is clear? So this will be equals to sigma A upon epsilon naught. Now you equate this and this. What will you get? You will get this. E into 2A equals to sigma A upon epsilon naught. So A and A cancel. Therefore E equals to sigma upon 2 epsilon naught.